सादर जय जय। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज जय हम जिनेन्द्र जी। क्लास में और 6th अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? घाती अघाती कर्म के बारे में। घाती अघाती कर्मों के बारे में। घाती कर्म कौन से होते हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी और अंतराय। मोहनीय। घाती कर्म कहलाता जिस कर्म के वजह से आत्मा के मूल गुणों का घात। मोहनीय आयुष भाग गोत्र। जिस कर्म के आत्मा के मूल गुणों का घात होता है उसे घात घाती कर्म करे, कहते जिस हैं। कर्म के वजह से आत्मा को आत्मा के मूल गुणों का ज्ञात। ठीक है, मूल गुणों का तो एक बार हाँ? अगर मूल गुणों का घात होता है जिस कर्म के उदय के कारण, वो घाती कर्म कहलाते हैं, और जिसका घात नहीं होता वो अघाती कर्म कहलाते हैं। अघाती मतलब जिनसे घात नहीं होता, मूल कर्म का टोटली घात नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे हमने देखे थे 4 मूल कर्म थे और उनकी उत्तर प्रकृति कितनी देखी थी? 47 और उनकी मूल प्रकृति 75। प्लीज अनुश्री सबको म्यूट करो ना, एक साथ बोलते समझ में। अच्छा ठीक है, सभी म्यूट कर लो अपने आप को। बोलिए ना। ठीक है, अब हमको देखना है। हाँ, हमने ये भी देख लिया था घाती कर्म जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक सर्वघाती और एक देशघाती। सर्वघाती मतलब जो उस मूल गुण का, मतलब उस पर्टिकुलर जो आत्मा पे प्रभाव डाल रहा है वो वाला कर्म, वो वाले गुण का पूर्ण रूप से घात कर देता है। जिस कर्म के उदय के कारण हमारे उस गुण का पूर्ण रूप से घात होता है, मतलब हमेशा सदा पूर्ण रूप से घात होता है। और देशघातिनी में क्या होता है, कभी कभी तो वो पूर्ण रूप से घात कर देता है, लेकिन कभी आंशिक रूप से करता है। ठीक है, ये देशघातिनी है। सर्वघात मतलब घात तो कर रहा है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था ज्ञानावर्णी 5 में से, हमने देखा था कि जो केवल ज्ञानावर्णी सर्वघातिनी प्रकृति हो गई। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान जो जिस पर आवरण कर रहा है, वो जो जिस गुण पे उसका प्रभाव डाल रहा है आत्मा पे, वो कौन सा? केवल ज्ञान का गुण। तो उस केवल ज्ञान पर पूर्ण रूप से वो क्या कर देता है? उस गुण का घात कर देता है। जीव के अंदर पूर्ण रूप से, आंशिक भी ऐसा नहीं होता कि केवल ज्ञान प्रकट हो, पूर्ण रूप से केवल ज्ञान का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। ये हो गया केवल ज्ञानावर्णी कर्म, तो उसको सर्वघातिनी रखा। बाकी जो 4 ज्ञानावर्णी कर्म थे वो क्या थे? देशघातिनी। देशघातिनी क्यों थे? जैसे आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी, वो आभिनिबोधिक ज्ञान पर पूर्ण रूप से आवरण नहीं करता। हमने क्या देखा था उसकी डेफिनेशन में भी? क्या पढ़ा था? न्यूनाधिक रूप से आवरण करता है, मतलब उस गुण का, जो जीव का आभिनिबोधिक ज्ञान का जो गुण है, उस ज्ञान में पूर्ण रूप से आवरण नहीं कर पाता। कौन? आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी कर्म। तो कभी आंशिक रूप से और कभी पूर्ण रूप से। इसमें भी 2 टाइप होते हैं। जैसे कि कुछ प्रकृति होंगी, जैसे आभिनिबोधिक, वो हमेशा आंशिक रूप से ही करती हैं। ठीक है, आंशिक रूप से, सदैव आंशिक रूप से। जैसे कि आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, फर्स्ट पॉइंट होता है सदैव आंशिक रूप से घात कर रही है, तो देशघातिनी कहलाई। और कभी कभी देश रूप में कर रही है, आंशिक रूप में कर रही है, लेकिन कभी पूर्ण रूप से उसका घात कर देती। जैसे अभी हमारे अवधि ज्ञानावर्णी किस रूप में प्रकट हो रहा है? अवधि ज्ञानावर्णी हमारे एट प्रेजेंट किस रूप में प्रकट होने की संभावना? देश रूप में। सर्वघात में अभी देशघाती में सर्वघाती, सर्वघातिनी रूप में। प्रकृति तो देश, देखो कंफ्यूज नहीं होना। प्रकृति जो अवधि ज्ञानावर्णी प्रकृति है, वो प्रकृति जो कर्म है, वो तो कर्म प्रकृति तो देशघातिनी है, लेकिन उस कर्म प्रकृति में वो हम अभी हमारे किस रूप में प्रकट हो रही है? सर्वघाती रूप में, क्योंकि हमें आंशिक रूप से भी अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। ठीक है, आंशिक रूप से भी अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ,
मतलब उसने हमारे अवधि ज्ञान पर पूर्ण रूप से आवरण कर दिया है अब भी इस समय पर, जब तक हमें अवधि ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो अवधि ज्ञानावरणी की जो प्रकृति है वो हमारे अवधि ज्ञान पर अभी पूर्ण रूप से आवरण करने के कारण सर्वघाती रूप में उदय में आया है। तो सर्वघाती रूप में उदय में आया है, लेकिन वो प्रकृति देशघातिनी है। तो यहाँ पे हमें देशघातिनी के भी दो टाइप पता चल रहे हैं। एक तो सदैव आंशिक रूप में सदैव उसका देशघाती का नेचर ही दिखाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कभी देशघातिनी रूप में आ जाती है, कभी उसके सर्वघातिनी रूप हो जाता है। सर्वघातिनी प्रकृति नहीं होने के बाद भी उसका सर्वघातिनी रूप आ जाता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे एक वर्ड दिया रहता है रस। ठीक है, रस का मतलब होता है अनुभाव। अनुभाव मतलब किस, जैसे हमने देखा था अनुभाव बंध होता है। अनुभाव बंध क्या बताया था हमने, 4 प्रकार के बंध में अनुभाव बंध क्या दर्शाता है? रस को दर्शाता है, कितना गाढ़ा बंधन बांधा है। हाँ, पूरा या मंद बनना है। किस लेवल का, कितने हाई लेवल का, कितने लो लेवल का कर्म हमने बांधा है, कि जब वो उदय में आएगा तो हमको कितनी पावर के साथ वो अपना फल देगा। ये देखा था हमने अनुभव में। तो कितनी पावर के साथ अपना फल दे रहा है, मतलब जो सर्वघातिनी प्रकृति है और जो देशघातिनी प्रकृति, वो भी कितनी पावर से हमारी आत्मा पे अपना फल प्रकट करेंगी। ठीक है, तो जो देशघातिनी प्रकृति होगी ना, उनमें दो टाइप। सर्वघातिनी में अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ, दो टाइप होते हैं अनुभाव के। एक होता है सर्वघातिनी, एक होता है देशघातिनी, मतलब इसको बोलते हैं रस। तो इसमें इसमें जो वर्ड होता है वो सर्वघातिनी सर्वघातिनी अनुभाव, मतलब सर्वघातिनी रस में, रस के रूप में सर्वघातिनी अनुभाव, और दूसरा वर्ड होता है देशघातिनी अनुभाव। तो सर्वघातिनी प्रकृति, आप लोग गेस करिए कौन इन दोनों में से कौन से, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव, बताओ। सर्वघातिनी प्रकृति रूप में प्रकट होगी। सर्वघातिनी प्रकृति में सर्वघातिनी अनुभव होगा, और अनुभाव देशघातिनी में सर्वघातिनी और देशघातिनी दोनों प्रकार का अनुभव होगा। दोनों होगा। इसको आप जी, कोई भी कर सकता। जैसे ज्ञानावरणी कर्म है तो उसमें केवल ज्ञानावरणी कर्म है तो उसमें केवल ज्ञान का सर्वघातिनी रस होता है, इसलिए सर्वघात करता है। और अभिनिबोधि ज्ञान में दोनों टाइप का एक ही टाइप का होता है। अभिनिबोधि ज्ञान में तो देश वाला ही होगा। अवधि ज्ञान जो होता है उसमें दोनों प्रकार का होगा, जिनके जैसे द्विंद्रिय तीन्द्रिय आदि के अगर अपन देखें तो उनके पूर्ण रूप से अवधि ज्ञानावरणी कर्म का वो होता है, वह सर्वघातिनी रस होता है। और नेरकी और देवता की अपेक्षा से देखें तो वहां पे आंशिक रूप से होता है, तो देशघाती नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? दो टाइप। मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? हाँ, इको हो रहा है आपकी आवाज का। मैं एक बार किसी को मैं ना होस्ट बनाती हूँ, मुझे वापस से होस्ट बनाना, शायद हमारे होस्ट ने लीव कर दिया है। अब ठीक है बस। ठीक है अभी? ठीक अच्छा, है। आप मुझे होस्ट बना दीजिए ना प्लीज, आयुषी जी। ठीक है। तो जो सर्वघातिनी दो टाइप के, मतलब जो अनुभव होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सर्वघाती अनुभाव और दूसरा होता है देशघाती अनुभाव। तो जो सर्वघातिनी प्रकृति होती है उनमें ओनली एंड ओनली कौन सा अनुभाव होगा? सर्वघातिनी अनुभाव। ठीक है, मतलब वो पूर्ण रूप से घात करेंगी, उनका रस जो होगा वो पूर्ण रूप से उस प्रकृति का घात करने वाला होगा। लेकिन वही जो देशघातिनी प्रकृति होती है, कभी कभी वो आंशिक रूप में घात करती हैं और कभी कभी वो सर्व रूप में घात करती हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि कुल प्रकृति। पीडीएफ चलानी है या फिर सबके पास बुक्स आ गई हैं? बुक आ गई है। बुक्स मैडम। हमारे पास तो नहीं आई। हमारे नहीं पास आई है PDF दिखा दो। बुक और सर्टिफिकेट दोनों कॉपी आ गई। हमको मिल गई है। हमको नहीं मिली। हमको भी नहीं मिली। जिनके पास आ गई है अच्छी बात है, हम एक बार साथ साथ में एक बार पीडीएफ भी चला देंगे तो ठीक है। हमारे पास कब आवेगी? बगैर किताब के तो पढ़ा ही नहीं जाता। फॉर्म भी भर रखे हमने। ठीक है, एक बार हम देखते हैं ये जो अच्छा इसमें कुछ रह गई है।
ठीक है, पीडीएफ ऑन कर दिया है। अब हम देख रहे हैं सर्वघातिनी प्रकृति, मतलब जो सर्वघातिनी प्रकृति है वो प्रकृतियों में सर्वघातिनी रस होता है, वो सर्वघातिनी अनुभाव, सर्वघातिनी रस जो भी रहता है दोनों सेम है ना, अनुभाव बोलते हैं यहाँ पर, तो अनुभाव का मतलब भी रस ही होता है। तो जो सर्वघातिनी अनुभाव है वो किन किन प्रकृतियों में होता है वो हम देख रहे हैं। सर्वघातिनी प्रकृतियां, उनमें सर्वघातिनी अनुभाव, ठीक है, और एक ही ऑप्शन होता है उनके पास। तो वो कितनी है टोटल? 21 प्रकृति। 21 प्रकृति कौन कौन सी है सर्वघातिनी प्रकृतियां? केवल ज्ञानावरणी, निद्रा, 5 निंद्रा, निद्रा, पश्चात, केवल केवल दर्शन दर्शन, मिथ्यात्व, वेदनीय, सम्यक मिथ्यात्व, आप लोग निकाल सकते हैं क्या? दी ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्या कि ये क्यों सर्वघातिनी प्रकृतियां है? बिल्कुल आ सकता है, हम उसको इसलिए एक एक प्रकृति को देखेंगे ना, अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक। तो इसलिए हम अभी देख रहे हैं टोटल 21 प्रकृति, ये तो हमने देख लिया। अब हम एक काम करते हैं, आप लोग भी साथ साथ में चार्ट बना लीजिए तो शायद ज्यादा बेटर होगा इसको। हाँ, आप साथ साथ में चार्ट बनाते जाइए, और एक बार बोर्ड पे करेंगे तो ज्यादा शायद क्लियर होगा। हाँ, कैसे बनाना है बताएंगे ना चार्ट? पीडीएफ तो गया। चार्ट खड़े में बनाना है या सुनने में? अनुश्री दी आप म्यूट हो। दीदी चार्ट बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 2 कॉलम बनानी है हमको, ठीक है। एक है सर्वघातिनी प्रकृति और एक है देशघातिनी प्रकृति। तो कौन सी देशघातिनी प्रकृति है, कौन सी सर्वघातिनी प्रकृति है, वो हम निकाल रहे हैं अभी। सर्वघातिनी प्रकृति कितनी बताइए? टोटल 21, ठीक है। एक बार हम साथ साथ में पीडीएफ भी चलाते जाते हैं, तो जिनके पास बुक नहीं है उन्हें भी क्लियर रहेगा। एक्चुअली मैं अगर पीडीएफ साथ साथ में चलाऊंगी ना तो मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो पाएगी। तो आपके पास अगर पीडीएफ है किसी के पास तो प्लीज आप कर दीजिए ना, ज्यादा बेटर रहेगा। हम एक बार क्लियर करते हैं, पीडीएफ वापस ले लेंगे। अभी हम सिर्फ दोनों चार्ट बना रहे हैं कि कौन कौन सी सर्वघातिनी कौन कौन सी देशघातिनी है, ठीक है। अगर हम एक एक प्रकृति को निकालेंगे ना तो हमको ज्यादा क्लियर होगा ऐसे रटने से, तो ठीक है। कोट तो पैसा भगवान की लाया, कोट लाया कोनी पछे। प्लीज अगर आपको कोई आंसर नहीं देना ना तो आप लोग म्यूट हो जाइए। सर्वघातिनी प्रकृति, सबसे पहले हम आते हैं ज्ञानावर्णी पर। ज्ञानावर्णी की जो प्रकृति है टोटल, वो ज्ञानावर्णी कितनी, यहाँ पे हमने सर्वघातिनी 21, 26 तो अभी एक बार देख के रख लिया है। हाँ, एक बार हम काउंट कर रहे हैं टोटल कितनी प्रकृति है हमारे पास। घातिनी प्रकृति कितनी है? घातिनी प्रकृति 47। तो अब हमको ये 21 + 26 47 हो गई। हाँ, अब हमको निकालना है कि ये 21 और 26 कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारी 47 में सबसे पहले ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृति आती हैं। ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृति, सबसे पहले कौन सी प्रकृति है? आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी। आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी सर्वघातिनी होगी या देशघातिनी? देशघातिनी। देशघातिनी क्यों होगी? क्योंकि वो आंशिक रूप से कुछ न कुछ अंश रहता ही है, आवरण करता है, कभी भी पूर्ण रूप से आवरण नहीं करता। मतलब आंशिक रूप में ही जो उसका गुण, जिस गुण को वो प्रकट नहीं होने दे रहा, उस गुण का आंशिक रूप में ही घात करता है देश रूप में। तो ये क्या हो गई? फर्स्ट आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी क्या हो गई? देशघातिनी, ठीक है। नेक्स्ट आया श्रुत ज्ञानावर्णी। श्रुत ज्ञानावर्णी क्या होगी? देशघातिनी। आभिनिबोधिक ज्ञान के समान ही समझना है इसको भी।
श्रुत ज्ञानावर्णी, जहाँ पे स्पीड फास्ट हो ना आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या होता है? अवधि ज्ञान अवधि अवधि ज्ञानावर्णी कौन सी प्रकृति है? सर्वघातिनी या देशघातिनी? देशघातिनी प्रकृति। पूर्ण रूप से अवधि ज्ञान का घात हो सकता है क्या? नहीं कुछ स्थिति में हो सकता है, पूर्ण रूप से अवधि ज्ञान का घात हो सकता है क्या? फिर से समझिए प्लीज, एक बार आप लोग के पास डिस्टरबेंस हो रहा है ना तो म्यूट कर रख सकते हैं ना थोड़ा सा। आप अगर डिस्टरबेंस है तो आप चैट बॉक्स में भी आंसर दे दीजिए। न्यूनाधिक आता है। क्या अवधि ज्ञान का पूर्ण रूप से भी घात हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। कब होगा? जब वो सर्वघातिनी अनुभाव होगा उसका जब उसका सर्वघातिनी अनुभाव होगा। पर हमने देखा था कि जो प्रकृति अगर कभी थोड़े से टाइम के लिए भी अगर वो आंशिक रूप में भी घात कर रही है तो उसको हम किस में लेते हैं? देशघातिनी में। तो वो एक्चुअल में प्रकृति तो होगी देशघातिनी। अवधि ज्ञानावर्णी जो प्रकृति है वो देशघातिनी में है, लेकिन वो कौन सा? स्टार बना दो, दोनों रूप में आती है। ठीक है, ये प्रकृति जो है वो दोनों रूप में अपना फल प्रकट करती है। नेक्स्ट आया मनः पर्यव ज्ञान। मनः पर्यव ज्ञानावर्णी देशघातिनी होगी। सॉरी, मैंने पूछने से पहले ही उसका आंसर दे दिया। देशघातिनी प्रकृति हो गई। क्यों हो गई मनः पर्यव ज्ञानावर्णी? ये पूरे पूर्ण रूप से उसका घात नहीं होता है ना। मनुष्य में कभी होता है कभी नहीं होता है, दोनों बात है। मनुष्य में इसका सर्वघातिनी और देशघातिनी दोनों रूप से हो सकता है। बाकी के जो तीन गति के जो जीव हैं, नैरेट हो या तिर्यंश हो या देवता, उनमें मनः पर्यव ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है। उनके जो मनः पर्यव ज्ञान का गुण है वो पूर्ण रूप से घात हुआ है? नहीं। पूर्ण रूप से घात हुआ है ना। हाँ। तभी तो मनः पर्यव ज्ञानावर्णी को उनका ज्ञान मनः पर्यव ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। दीदी, मन पर्यव ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न था। हाँ सर, पूछिए। मन पर्यव ज्ञान आने के बाद वापिस जाता है या नहीं? संभावना जा सकता है। दीदी अब वापस से आपकी आवाज इको हो रही है। कोई का माइक ऑन होने से ना इको होता है ये। मनः पर्यव ज्ञानावर्णी मनः पर्यव ज्ञानावर्णी कर्म भी दोनों रूप में अपना फल प्रकट करते हैं। ठीक है, ये मनः पर्यव ज्ञानावर्णी। मन पर्यव ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पूछा। दीदी आवाज मनः पर्यव ज्ञानावर्णी कर्म जो दीदी अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का एक बार बोलिए ना। किससे बातें कर रहा हूँ? अनुश्री जी, अनुश्री जी, आवाज आ रही है? हाँ, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हो। मनः पर्यव ज्ञानावर्णी कर्म अच्छा, हमने देखा देशघातिनी, ये भी दोनों रूप में सर्वघातिनी और देशघातिनी अनुभाव दोनों तरह का इसका अनुभाव होता है। नेक्स्ट है
5th नंबर का ज्ञानावर्णी कर्म कौन सा है? केवल ज्ञानावर्णी केवल है। ज्ञानावर्णी सर्वघातिनी प्रकृति है या फिर देशघातिनी? सर्वघातिनी। सर्वघातिनी क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान पर पूर्ण रूप से क्या करता है वो? घात करता है। पूर्ण रूप से केवल ज्ञान गुण का घात होता है, इसलिए केवल ज्ञानावर्णी सर्वघातिनी प्रकृति। नेक्स्ट आते हैं दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी इसको दीदी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मन पर्यावज्ञानी ठीक है सिर्फ मनुष्यों को ही होता है, लेकिन अभी मनुष्यों को भी होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सर्वघातिनी का ही अनुभव हुआ। अगर जैसे हमने अवधि ज्ञान को समझा वैसे ही हम इसको भी मनुष्य के समझ साथ साथ जब तक जीव प्लीज आप ना होस्ट जो है ना थोड़ा सा म्यूट का भी ध्यान रखना, और प्लीज आप लोग थोड़ा क्लास में सहयोग करिए, क्योंकि ना होस्ट हमारे भरोसे छोड़ के चले गए हैं, तो थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। मना पर्यव ज्ञानावर्णी सिर्फ साधु साध्वी को ही हो सकता है। मनुष्य गति मिलने के बाद भी मना पर्यव ज्ञान जब तक दीक्षा नहीं ले सकते, तीर्थंकर भगवान को भी मना पर्यव ज्ञान दीक्षा लेने के बाद ही होता है। तो उसके पहले पहले उनके मना पर्यव ज्ञान का पूर्ण आवरण था, मतलब उस गुण का पूर्ण रूप से घात, उसका सर्वघातिनी रस चल रहा था उस टाइम पे, ऐसा समझना, ठीक है। और जिस साधु को मना पर्यव ज्ञान का प्रकट होता है, उनके मना पर्यव ज्ञानावर्णी का आंशिक रूप से घात होता है। दीदी वर्तमान में भरत क्षेत्र में ज्ञान है? चक्षुदर्शन दीदी मन देशघाती कब, बोलिए देशघातिनी कब होगा? मन पर्याय ज्ञान है। मना पर्यव ज्ञानावर्णी देशघातिनी तब होता है जब उसका देश, मतलब आप लोग ना इसमें कंफ्यूज नहीं हो, सर्वघातिनी कब होगा? जब उसका पूर्ण रूप से घात, जब बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो रहा। तो जिस भी व्यक्ति के, जिस भी जीव के मना पर्यव ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं हो रहा, वहां पे उसका कौन सा घात है? सर्वघातिनी। प्रकृति देशघातिनी है, लेकिन अनुभाव कौन सा है? सर्वघातिनी। और जहां पे थोड़ा सा भी प्रकट हो गया, आंशिक रूप में घात है और आंशिक रूप में प्रकट हुआ है। थोड़ा सा प्रकट हुआ मतलब क्या है? कि आंशिक रूप में घात है। तो जहां भी मना पर्यव ज्ञान प्रकट हो रहा है, नहीं होगा, इसमें तो आंशिक नहीं होता ना, या तो प्रकट होगा या नहीं होगा। साधु साध्वी को होने के बाद में तो वो मन पर ज्ञान रहता ही है ना। तो जिनको प्रकट हो रहा है उनके ही तो हम देशघातिनी अनुभाव बोलेंगे, और जिनको प्रकट नहीं हो रहा उनका सर्वघातिनी अनुभाव है। एक जीव में एक टाइम पर दोनों में से कोई एक ही अनुभाव होगा। आप प्रैक्टिकली सोचो, आपके अंदर कौन सा है, कौन सा अनुभाव है एट प्रेजेंट? सर्वघातिनी अनुभाव है। प्रकृति कौन सी है? देशघातिनी। लेकिन उसका कौन सा अनुभाव है हमारे अंदर? सर्वघातिनी। मतलब हमारा मना पर्यव ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। सिंपल सी एक लाइन लिख लीजिए, जिस भी प्रकृति का, जो भी प्रकृति प्रकट हुई है, पूर्ण रूप से घात नहीं हुआ है, वो देशघातिनी है। और जिसका पूर्ण रूप से घात हुआ है, मतलब वो बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुई है, वो सर्वघातिनी अनुभाव है। ठीक है, अनुभाव वर्ड बोलना ध्यान में रखना है यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो मन पर ज्ञान को भी सर्वघातिनी में लेना चाहिए ना, क्योंकि या तो वो प्रकट होगा या नहीं होगा, केवल ज्ञान के वर्णन के जैसे ही। या तो होगा या नहीं होगा, होगा का भी ऑप्शन आया ना। केवल ज्ञान प्रकट होता है क्या? जैसे केवल ज्ञान या तो पूर्ण रूप से होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। वैसे मन पर ज्ञान भी साधु को या तो मतलब साधु बनने के बाद ही होगा, पहले होगा नहीं। एक बार होने के बाद में थोड़ी कम ज्यादा होता है। नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद जाते नहीं है, मन पर ज्ञान होके जा सकते हैं ना। हाँ, वैसे केवल ज्ञान के जैसे ही है ना मन पर ज्ञान। मैं आंसर दूं? प्लीज एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो केवल ज्ञानावर्णी है ना, जाते नहीं है, आने जाने की बात अभी आप मत कंफ्यूज, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए ना। होस्ट थोड़ा सा ध्यान रखिए एक बार, नहीं तो आप एक काम करो, मेरे को होस्ट बना दो। जो ठीक है, थैंक यू। जो भी कर्म प्रकृति का थोड़े से रूप में भी प्रकट होती है, मतलब उसका पूर्ण रूप से घात नहीं हुआ है। देखो एक बात ध्यान रखना,
जो भी प्रकृति का उदय, यहाँ पे उदय की बात चल रही है, जो केवल ज्ञानावर्णी कर्म है ना, केवल ज्ञानावर्णी के केस में जब तक केवल ज्ञानावर्णी का उदय रहेगा तब तक उसका पूर्ण घात रहेगा। मना पर्यव ज्ञानावर्णी के केस में जब तक मना पर्यव ज्ञानावर्णी का उदय रहेगा तब तक उसका पूर्ण घात भी हो सकता है, आंशिक रूप से घात भी हो सकता है। उदय की बात तो हमने देख ली, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब तक केवल ज्ञानावर्णी कर्म है हमारी आत्मा में, जब तक केवल ज्ञान पर पूर्ण आवरण रहेगा। केवल ज्ञान प्रकट कब होगा? जब केवल ज्ञानावर्णी प्रकृति पूर्ण रूप से आत्मा से चली जाएगी। लेकिन मना पर्यव ज्ञानावर्णी के केस में ऐसा नहीं होता। मना पर्यव ज्ञानावर्णी पूर्ण रूप से चला गया तब जाके हमें मना पर्यव ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा नहीं होता। मना पर्यव ज्ञान प्रकट होने के बाद वापस से हमारे मना पर्यव ज्ञानावर्णी का लेवल बढ़ जाता है, उसका अनुभाव देश घातिनी से सर्व घातिनी पे स्विच हो जाता है, तो हमारा मना पर्यव ज्ञान वापस चला जाता है। ठीक है, सिर्फ आने जाने वाला पॉइंट आप लोग ऐसे थ्योरिटिकल नहीं समझो, थोड़ा प्रैक्टिकल समझो उसको, कि जो मना पर्यव ज्ञान है वो आके चला जाता है इसलिए देश घाती नग दिया। क्या होता है आके चला जाता है? एक्चुअल उसका मतलब समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि आके चला जाता है मतलब वो आत्मा में था, केवल ज्ञानावर्णी में आत्मा से केवल ज्ञानावर्णी कर्म टोटली क्षय हो जाता है, कोई भी ज्ञानावर्णी कर्म नहीं बचता, तब जाके केवल ज्ञानावर्णी प्रकट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि जिस भी प्रकृति का पूर्ण रूप से घात होता है, मतलब जिस भी प्रकृति उस गुण का पूर्ण रूप से घात करती है, इसका मतलब है कि जब तक वो प्रकृति है तब तक वो गुण प्रकट नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आपको आगे देखने में। दीदी, जैसे डेफिनेशन में भी तो ऐसा ही है ना, केवल ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट होता है और बाकी में न्यूनाधिक रूप से आवरण है, तो जिसमें न्यूनाधिक है मतलब वो देशघात नीच होगा ना। हाँ, और फिर इसमें देखो, अगर हम जाके आने वाली बात कर रहे हैं ना, अगर तो फिर हम जब आगे की प्रकृति देखेंगे ना, अभी तो हमने बोल दिया कि मना पर्यव ज्ञान चला जाता है फिर वापस आ जाता है, इसलिए देशघाती में रख दिया। जो जैसे अभी हम देखें ना कि अगर सर्वघातिनी प्रकृति में हम आगे चलेंगे और हम मान लो हम आगे लेते हैं दर्शनावर्णी, तो चलो ठीक है। अगर हम मोहनी कर्म की बात करेंगे ना, तो मोहनी कर्म में एक प्रकृति 3 टाइप के हैं, जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण। उनको आपको पता है किस में रखा है? आपकी गेसिंग क्या होगी? वो तो जाके आ सकता है। केवल ज्ञान के लिए हमने मान लिया कि केवल ज्ञान जाके आता नहीं है, मतलब एक बार जब वो जाता ही नहीं है एक बार आने के बाद। पर जो प्रत्याख्यानावरण चतुष्क है, प्रत्याख्यान कितनी ही बार ऐसा हुआ है, और हमेशा होता ही है। अगर कोई भी साधु है, कोई भी श्रावक है, लास्ट भव नहीं है, तो वो कंपलसरी उस 5th 6th ऊपर के गुणस्थान को छोड़ के 4th गुणस्थान में आता ही है, मतलब उसके व्रत पचकांड छूटते ही हैं। तो व्रत पचकांड छूटे मतलब उसका अप्रत्याख्यान का फिर से उदय हुआ ना। अप्रत्याख्यान चला गया था तभी वो 5th और 6th ऊपर के गुणस्थान में गया, लेकिन जैसे अप्रत्याख्यान वापस आया तो फिर से वो 4th गुणस्थान में चला गया। अब वो वापस से नहीं ले सकता व्रत प्रत्याख्यान। ठीक है, तो अगर व्रत प्रत्याख्यान अगर जाके आने वाला केस होता तो व्रत प्रत्याख्यान और जो अप्रत्याख्यान चतुष्क है उसको हमने सर्वघातिनी में लिया है। क्यों? क्योंकि जब तक अप्रत्याख्यान आत्मा का उदय रहेगा, मतलब आत्मा में जब तक अप्रत्याख्यान चतुष्क का उदय रहेगा, तब तक जीव, उसका गुण क्या है? अप्रत्याख्यान वाले का गुण व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार नहीं करने देना। तो जब तक जीव का अप्रत्याख्यान का उदय रहता है तब तक जीव व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार नहीं कर सकता। और जैसे ही वो उसका उदय हटा, जैसे ही वो आत्मा से एक तरह से हट गया है, तभी जीव आगे बढ़ पाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझना, ऐसा नहीं कि बस चला गया जाके वापस आ गया, ऐसा नहीं समझना। ठीक है, उसका गुण है, वरना हम डेफिनेशन में ये सारी चीजें लिखते हैं कि देशघातिनी प्रकृति वो होती हैं जो जाके वापस नहीं आती, ऐसा कुछ। हमने क्या देखा कि जो उस गुण का पूर्ण रूप से घात कर रहा है तो वो सर्वघात क्षय से क्षयोपशम से प्रकट होता है, उस गुण का आंशिक रूप में या आंशिक रूप में घात हो रहा है। अब आंशिक हमेशा आंशिक रहे या फिर कभी कभी आंशिक कभी कभी पूर्ण घात, तो भी वो देशघातिनी में ही आएगा। ठीक है दीदी, एक मिनट, अवधि ज्ञान में बहुत इको हो रही है, मैं बाद में पूछ लेती हूँ। एक बार पूछ लीजिए, वो उसका कोई भरोसा नहीं कब इको हो जाए।
नहीं, अवधि अभी ज्ञान क्लियर है। उसकी तो रेंज अलग अलग रहती है, मैंने किसी की 5 किलोमीटर, किसी की 10 किलोमीटर या किसी की और बहुत ज्यादा। हाँ तो ये तो न्यूनाधिक रूप से सबको, मैंने जिनको भी हो रहा है उनको हो रहा है। हाँ और मन परिज्ञान है ये भी क्या अलग अलग रेंज के हिसाब से है क्या? मन परिज्ञान में संभावना रेंज नहीं होती, क्योंकि हम उसमें देखते हैं ना कि वो सिर्फ मन के पर्याय की बात करी जाती है। हाँ हाँ मन के पर्याय किस किस के मन के पर्याय? अढ़ाई द्वीप में रहने वाले सन्नी पंचेंद्रीय जीव। हाँ, तो संगीत अढ़ाई द्वीप में रहने वाले जितने भी सन्नी पंचेंद्रीय जीव हैं, सबके मन के पर्यायों को जान सकते हैं। तो इक्वल ही होगा उनका। हाँ, संभावना तो ऐसी लगती है इक्वल की, तो फिर इसमें अपने मैंने लेकिन देश इक्वल जाति नहीं होगा शायद, क्योंकि इसमें न्यूनाधिक आवरण की बात करी जाती है। तो इसमें भी किसी का दो न्यून भेद है आवरण ना, होगा, किसी का अधिक आवरण होगा। इसमें भी मन दो भेद है परिज्ञान ना, में मना भी। परिज्ञान के भी। हाँ ठीक। मना परिज्ञान के भी दो भेद है ना। आप बता सकते हैं कैसे? फुल मना और परिज्ञान के दो भेद है, जो परम अवधि क्या है, परम मना परिज्ञान वो थोड़ा सा 2.5 अंगुल ज्यादा जानता है उससे। रिजुमती और ऋजुमति विपुलमति। विपुलमती। हाँ, जो अच्छा, पूर्ण रूप से देख सकते हैं, कोई कम रूप में देख सकते हैं। ऋजुमति वाला 2.5 अंगुल कम देखता है, विपुलमति वाला 2.5 अंगुल ज्यादा देखता है। ज्यादा दिखता है। ठीक है, कृपा करें। मतलब इससे हमको आउटकम क्या निकलता है कि मन परिज्ञान में भी वेरिएशंस हो सकते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, ज्यादा हो सकता है ना? ठीक है, अब हम आते हैं ज्ञानावर्णी 5 प्रकृति हो गई, दर्शनावर्णी की 9 प्रकृति पे आते हैं। दर्शनावर्णी की पहली प्रकृति क्या थी? निद्रा पंचक। निद्रा। निद्रा निद्रा प्रचला, निद्रा सेकंड थी प्रचला, सेकंड थी निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानर्धी। ये सभी एक से ज्यादा एक हाई लेवल की होती हैं। ये घात एक ही चीज का करती हैं, लेकिन इनका लेवल एक के ऊपर एक होता है, घात का लेवल, है ना? निद्रा का जो चैतन्य के अस्पष्टता को घात करती है, मतलब चैतन्य की स्पष्टता का घात करती है, चैतन्य की अस्पष्टता इक्वल्स टू निद्रा। और उससे हाई लेवल प्रचला होता है, उससे हाई लेवल निद्रा निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, और उससे भी ज्यादा होता है स्त्यानर्धी का लेवल, है ना? तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो भी हमारे चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी के क्षयोपशम से जो जो प्राप्त हुआ था, जो भी ज्ञान हमको, जो भी ज्ञान मतलब दर्शन जो भी हमको इनके क्षयोपशम से प्राप्त हुआ था, उसका क्या होता है उस पर? निद्रा पंचक में हमने डेफिनेशन क्या देखी थी? जो भी हमारे 3 प्रकार का दर्शन है, उनके दर्शनावर्णी है, वो दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त जो हमको दर्शन होता है, दर्शन लब्धि जो प्राप्त होती है, दर्शन उसका लब्धि क्या प्राप्त करती है? होती है, दर्शन घात लब्धि का करती है। उसका घात करती है। घात करती है, उसको हाइड कर देती है। हमको वो पदार्थ स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाते हैं, मतलब हम उनको नहीं जान पाते हैं। तो वैसे जो निद्रा पंचक होती है, वो उस दर्शन लब्धि का घात करने वाली बनती है। ठीक है, तो जब हमारी निद्रा का उदय होगा ना, देखो इसमें ऐसे समझना ध्यान से कि जो हमारे दर्शनावर्णी से प्रकट दर्शन लब्धि थी, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये जो प्रकट हुए थे, इनका पूर्ण रूप से घात करती है। कैसे? इसमें एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे ये निद्रा है, ये प्रचला है, ये निद्रा निद्रा है, ये प्रचला प्रचला है, और ये स्त्यानर्धी है। इसके अंदर, सबके अंदर दर्शन दर्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें वो क्या बताते हैं? इसमें बहुत लाइट शेडिंग बताते हैं, इसमें उससे थोड़ी सी ज्यादा शेडिंग होती है, इससे ज्यादा शेडिंग इसमें होती है, इससे ज्यादा इसमें होती है, और पूरी इसमें होती है, लेकिन स्टिल दर्शन यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो इसमें निद्रा जो है ना, निद्रा के जितनी कैपेसिटी होती है घात करने की, दर्शन लब्धि को घात करने की, उस दर्शन लब्धि को वो टोटली घात करती है। समझ आया? और टोटली घात करती है मतलब जब निद्रा का उदय रहता है, ओनली निद्रा के बारे में बात कर रहे हैं, तो निद्रा की जितनी पावर है ना दर्शन लब्धि को हाइड करने की, वो अपना पूरा दम लगा देती है, पूरी जी जान से उस लब्धि को हाइड कर देती है, जितनी उसके पास पावर थी टोटल। तो अपने मतलब अगर हमारे पास निद्रा का उदय नहीं होता
तो हमारा जो ज्ञान प्रकट होता, ज्ञान मतलब हमारा जो दर्शन लब्धि प्रकट होती, वो निद्रा के उदय से एक साथ ही प्रकट, मतलब निद्रा नहीं होता तो वो एक साथ प्रकट होती। तो निद्रा के होने से टोटली घात हो गया है उसका। इसको पीछे से समझते हैं। स्त्यानर्धी से लेवल, स्त्यानर्धी का जितना घात करने का लेवल था वो पूरा की पूरा उसने अपना पूरा पावर लगा दिया उसको ढकने के लिए। ठीक है, वो दर्शन लब्धि, दर्शन गुण का घात नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना। दर्शन लब्धि का, कौन सी दर्शन लब्धि? जो हमको चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी और अवधि दर्शनावरणी से प्रकट हुई, के शयोपशम से प्रकट हुई थी। ठीक है, तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये तीनों टाइप का जो दर्शन है, उन तीनों दर्शन में यहाँ पे स्त्यानर्धी के उदय के कारण बहुत गाढ़े लेवल से उनका घात हो जाता है। जब स्त्यानर्धी का उदय रहेगा या फिर उससे नीचे के लेवल, ठीक है, ये पांचों एक के बाद एक लेवल है, इनको समझने का तरीका एक जैसा होता है, इनके लेवल की पावर होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जैसे हम स्त्यानर्धी की बात कर रहे हैं, तो स्त्यानर्धी के उदय में जो चक्षु दर्शन है, पूर्ण रूप से जितना घात होगा वो बहुत हाई लेवल का घात होगा, क्योंकि स्त्यानर्धी का उदय है। पर स्त्यानर्धी की जितनी पावर है वो अपना पूरा लगा देती है। प्रचला उससे कम घात होगा, लेकिन प्रचला जितना घात कर सकती है, जितनी पावर प्रचला के पास है, वो पूरी लग जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना। फिर है निद्रा में ये जो 3 प्रकार के दर्शन है, इनकी ये घात होता है, लेकिन उतना घात होता है जितना प्रचला की पावर है। लेकिन प्रचला की पावर में ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा घात हुआ थोड़ा सा नहीं हुआ, वो टोटल घात हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रचला में जितना प्रचला की पावर है और निद्रा में जितनी निद्रा की पावर है, भले ही वो टोटली उसका शयोपशम नहीं करा है, मतलब जितना शयोपशम हुआ है उसका टोटल घात तो कर दिया, लेकिन उतने लेवल का नहीं जितना लेवल का ये था, कम लेवल में ही हुआ है, तो वो निद्रा है, निद्रा का उदय है। पर निद्रा के उदय में जितना हो सकता था, जितनी पावर निद्रा के उदय में, जितनी निद्रा वाली प्रकृति डाल सकती थी हमारे दर्शन लब्धि का घात करने में, वो पूरी डाल देती है। इससे क्या समझ में आया कि निद्रा प्रकृति जो है वो हमारे दर्शन गुण का, जो दर्शन लब्धि थी, उस दर्शन लब्धि का पूर्ण रूप से घात करती है अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। यहाँ पे हम एक वर्ड रख सकते हैं, स्व सामर्थ्य। जितना उसका सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग वो पूर्ण रूप से घात कर देती है। कौन? निद्रा, जब उसका उदय आता है। ठीक है, तो क्या हम निद्रा को सर्वघातिनी में रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, क्योंकि जब निद्रा का उदय होगा उस समय पर हमारे जो दर्शन लब्धि का घात होगा वो टोटल घात हो जाएगा, जितना निद्रा के लेवल है उतना। ठीक है, तो इसी तरह से निद्रा प्रचला और स्त्यानर्धी, ये पांचों प्रकृतियां सर्वघातिनी होती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी और अवधि दर्शनावरणी और केवल दर्शनावरणी। चक्षु दर्शनावरणी कौन सा गुण प्रकट होता है? किसमें? चक्षु दर्शनावरणी के शयोपशम से, या फिर जब चक्षु दर्शनावरणी कौन से गुण का घात करती है? चक्षु दर्शन के गुण। चक्षु दर्शन पर कैसा आवरण डालती है? न्यूनाधिक रूप से ही डालता है ना चक्षु दर्शनावरणी। कभी न्यून रहता है, कभी अधिक रहता है। कुछ जीवों में कम रहता है, कुछ जीवों में अधिक रहता है ना, तो ये देशघातिनी में रख सकते हैं। न्यूनाधिक आवरण तो देशघातिनी में रहेगा। चक्षु दर्शन पर पूर्ण रूप से आवरण कर देती है क्या चक्षु दर्शनावरणी? नहीं, पूर्ण आवरण नहीं करती है ये। अच्छा, पूर्ण आवरण किस किस के नहीं होता? अच्छा, पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण रूप से आवरण नहीं होता, मतलब पूर्ण रूप चक्षु दर्शन का पूर्ण रूप से घात नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये देशघातिनी है चक्षु दर्शनावरणी। ठीक है,
अब चक्षु दर्शनावर्णी का भी न्यूनाधिक रूप से घात होता है, मतलब न्यून और अधिक दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनका चक्षु दर्शनावर्णी से चक्षु दर्शन का न्यून रूप में घात होता है और कुछ का अधिक। न्यून और अधिक को हम कैसे समझ सकते हैं कि कभी कभी जो चक्षु दर्शनावर्णी ना, आप मेरे को बताओ चक्षु दर्शन किस किस को प्रकट हो सकता है, क्योंकि इसका जिनके गुण क्या है? जो चौरेंद्रीय जीव होंगे और पंचेंद्रीय जीव, इनके चक्षु दर्शन हो सकता है। क्योंकि चक्षु दर्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? आंखों के द्वारा जो दर्शन होगा वो चक्षु दर्शन होगा। चक्षुर इंद्री के माध्यम से प्रकट होने वाले सत्ता रूपी सामान्य धर्म के बोध को चक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो जिनके पास चक्षुर इंद्री होगी उन्हीं के तो चक्षु दर्शन प्रकट होगा, है ना। तो चक्षु दर्शन किसके प्रकट नहीं होता? एकेंद्रीय, द्विइंद्रिय, द्विइंद्रिय और तेंद्रिय। ठीक है, तो इन तीनों का पूर्ण रूप से घात कर देता है चक्षु दर्शन पर। चक्षु दर्शनावर्णी प्रकृति पूर्ण रूप से घात कर देती है और कुछ होते हैं जिनके आंशिक रूप से घात करती है। तो ये भी दो टाइप के घात वाली हो गई। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जीवों का पूर्ण रूप से जीवों में चक्षु दर्शन का पूर्ण रूप से घात होता है? एकेंद्रीय, द्विइंद्रिय। ठीक है, और चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय में आंशिक रूप से घात होता है ना। तो आंशिक रूप से घात को हमने कौन सा अनुभाव बताया था? देशघातिनी अनुभाव, और इनमें उसका सर्वघातिनी अनुभाव रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम अचक्षु दर्शनावर्णी पे। अचक्षु दर्शनावर्णी क्या बताया है डेफिनेशन में? पहले तो देखो अचक्षु दर्शनावर्णी कौन से गुण का घात करती है? अचक्षु दर्शनावर्णी कौन से गुण का घात करती है? निद्रा का, अचक्षु दर्शन का। अचक्षु दर्शन का। अब वो बताओ, अचक्षु दर्शन का सर्व रूप से घात करती है या आंशिक रूप से घात करती है? सर्व रूप से। आंशिक रूप से। कभी भी अचक्षु दर्शन का पूर्ण रूप से घात नहीं हो सकता। ठीक है, म्यूट करने को बोलो ना, पीछे से आवाज आ रही कुछ तो भी समझता नहीं है फिर। जो भी अचक्षु दर्शन होते हैं उनका पूर्ण रूप से कभी भी घात नहीं हो सकता, है ना। वो जब भी उदय में आता है वो आंशिक रूप से घात करती है। अब आंशिक रूप में घात कर रही है तो किन किन जीवों के अचक्षु दर्शन नहीं होता? क्या कोई ऐसा जीव है जिनके अचक्षु दर्शन नहीं होगा? ऐसा कोई जीव नहीं होगा दीदी, क्योंकि आँख को छोड़ के बाकी कोई भी इंद्रिय से हो रहा है तो वो अचक्षु कोई भी इंद्रिय से होता है, और मिनिमम से मिनिमम एक इंद्रिय वाला जीव तो होता ही होता है। और अगर उसको स्पर्श इंद्रिय से भी अचक्षु दर्शन प्रकट हो रहा है तो वो उसका अचक्षु दर्शनावर्णी का क्षयोपशम है। ठीक है, अचक्षु दर्शनावर्णी के क्षयोपशम से उसका अचक्षु दर्शन प्रकट हुआ है, मतलब अचक्षु दर्शन पर आवरण करने वाला कौन था? अचक्षु दर्शनावर्णी। यही हम डेफिनेशन में समझते हैं। देखो अब हम ना डेफिनेशन को थोड़ा सा पलट रहे हैं। डेफिनेशन क्या कहती थी कि इस कर्म के उदय से इस वाले गुण का न्यूनाधिक या जैसा भी आवरण होता है। अब हम क्या ले रहे हैं कि ये जो गुण है इस गुण का घात हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब वो प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर घात हो रहा है, घात से हम ज्यादा जल्दी से नहीं समझ पाएंगे, हम ऐसे समझेंगे कि ये अगर प्रकट हो रहा है, थोड़ा सा भी प्रकट हो रहा है तो वहां पर आंशिक रूप से उसका घात हुआ है, और अगर वो प्रकट नहीं हो रहा मतलब उसका पूर्ण रूप से घात हुआ है। तो कहीं पे भी आंशिक का ऑप्शन आ जाता है मतलब उसको देशघातिनी में डाल देना। सर्वघातिनी रस दोनों में होता है लेकिन देशघातिनी रस ओनली इसमें होता है। और अगर थोड़ा सा भी देशघातिनी रस आ गया उस प्रकृति में तो उस प्रकृति को हम सर्वघातिनी प्रकृति नहीं बोल पाएंगे, इसलिए उस प्रकृति का भले ही सर्व रूप से घात होता है, सर्वघातिनी अनुभाव होता है, फिर भी उसको हम देशघाती। तो इसलिए अब जो अचक्षु दर्शनावर्णी है वो अचक्षु दर्शनावर्णी अचक्षु दर्शन का प्रकट करवाता है, मतलब उस गुण को वो प्रकट होने देता है। उसका पूर्ण रूप से तो कभी भी घात नहीं होता, कोई भी जीव ऐसा नहीं है चाहे वो एकेंद्रीय जीव क्यों ना हो। ठीक है, तो ये अचक्षु दर्शनावर्णी को तो पहले हम देशघाती में रख ही देते हैं।
लेकिन यहाँ पे कोई भी टाइप का स्टार नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे देशघातिनी और सर्वघातिनी वाला पॉइंट ही नहीं है। देशघातिनी और सर्वघातिनी अनुभाव वाला पॉइंट नहीं है। तो तीन अनुभाव में से इनका कौन सा अनुभाव होता है? देशघातिनी होगा ना, देशघातिनी अनुभाव। सदैव देशघातिनी अनुभाव होता है। ठीक है, जो भी हम जहां पे स्टार नहीं लगा रहे हैं ना, उनमें ध्यान रखना, जहां जहां स्टार नहीं लग रहा मतलब वहां सदैव देशघातिनी अनुभाव है। ठीक है, पर इनमें कभी कभी सर्वघात भी हो जाता है। कब होता है? जब जीव के अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होता, जब जीव को मनोपर्यव ज्ञान नहीं होता, जब भी जीव के चक्षु दर्शना वर्णी मतलब चक्षु दर्शन नहीं होता, जब उसके चक्षु इंद्रिय नहीं होगी तो उसको चक्षु दर्शन नहीं होगा। तो ये सारे केस सर्वघाती वाले भी होते हैं। स्टार का मतलब है कि सर्वघाती रस भी है, सर्वघाती अनुभाव भी है, लेकिन जो जहाँ पे स्टार नहीं है वो ओनली एंड ओनली देशघातिनी को बताते हैं। देशघातिनी प्रकृति है और ओनली देशघातिनी रस ही होता है उनमें। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास अच्छा एक और बचा है ना, अवधि दर्शनावर्णी बचा है। तो अवधि दर्शनावर्णी सर्वघातिनी होगा या देशघातिनी? द्वितीय का चक्षु और अचक्षु का एक बार वापस समझाइए ना। देशघातिनी होगा अवधि दर्शनावर्णी। एक बार हम चक्षु अचक्षु ले लेते हैं वापस, है ना। चक्षु दर्शनावर्णी मतलब चक्षु दर्शनावर्णी जो प्रकृति है ना, उसका गुण क्या है? कौन से गुण का घात करती है वो? कौन से गुण को प्रकट नहीं होने देती? चक्षु दर्शन को। चक्षु दर्शन को। चक्षु दर्शन को जो भी प्रकृति प्रकट नहीं होने दे रही है, चक्षु दर्शनावर्णी प्रकृति, वो क्या सभी जीवों को प्रकट नहीं होने देती? चक्षु दर्शन ऑप्शन रहता है क्या कि वो कभी आंशिक रूप से, मतलब आंशिक रूप तो हमने देख लिया, देशघातिनी तो हमने मान लिया, अब वो आंशिक रूप से करती है, कभी कभी पूर्ण रूप से करती है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास होता है क्या चक्षु दर्शन के केस में? हाँ होता है, होता है। चक्षु दर्शन किसी को प्रकट होता है, किसी को नहीं होता। हाँ ठीक है, तो ऐसा कभी प्रकट हो रहा है, कभी नहीं प्रकट हो रहा है। तो जब जब वो प्रकट हो रहा है उस समय पर उसका आंशिक रूप से घात है। प्रकट हो रहा है, यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हैं, प्रकट हो रहा है अगर वो गुण, तो वो आंशिक रूप से घात कर रहा है। गुण प्रकट हो रहा है तो घात क्या है? आंशिक। ठीक है, और अगर गुण प्रकट नहीं हो रहा मतलब वो सर्व रूप से घात है। अगर बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो रहा गुण मतलब वो सर्व रूप से घात है, और गुण प्रकट हो रहा है मतलब आंशिक रूप से घात है। ठीक है, ये बात आप क्लिक एकदम राइट पंगा तो प्लीज क्लास में थोड़ा सा विवेक रखिए। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखो तो आपको निकालने में वापस इजी होगा। प्रकट हो रहा है गुण मतलब आंशिक रूप से घात है, प्रकट नहीं हो रहा मतलब सर्व रूप से घात है। तो जहां पे आंशिक का ऑप्शन आता है उसको तो हमने देख ही लिया कि हम देशघातिनी में रखते हैं, और देशघातिनी के अलावा उसमें जब हम स्टार लगा रहे हैं मतलब उसमें सर्व का भी ऑप्शन है। सर्व रूप से घात होता है मतलब गुण प्रकट नहीं हुआ। गुण कौन सा था चक्षु दर्शनावर्णी के? चक्षु दर्शन किस में प्रकट नहीं होता? एकेंद्रीय, द्विंद्रीय और त्रिंद्रीय में चक्षु दर्शन प्रकट नहीं होता, क्योंकि चक्षु इंद्रिय नहीं होती उनकी। तो ऐसे जो प्रकट नहीं हो रहा है उनमें वो सर्वघातिनी अनुभाव डाल देता है, मतलब सर्वघातिनी अनुभाव के रूप में उसका उदय हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अनुभाव भी रख लेना। हाँ ठीक है, अब हम एक लास्ट जो हमारा हाँ अवधि ज्ञानावर्णी, ये क्लियर हुआ चक्षु। अच्छा एक बचा है अचक्षु दर्शनावर्णी। अब जो अचक्षु दर्शनावर्णी है, अचक्षु दर्शनावर्णी जीव का जो गुण है, अचक्षु दर्शनावर्णी के शब्द से जो गुण आता है अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन हर जीव में प्रकट होता है क्या? जीव में प्रकट हो रहा है तो आंशिक रूप से उसका घात है। प्रकट नहीं भी होता ऐसा भी कोई ऑप्शन है क्या?
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम सब में प्रकट होता है चक्षुदर्शन। चक्षु दर्शन कभी भी प्रकट ना हो ऐसा कोई नहीं ऑप्शन है। नहीं। प्रकट हो तो उसका सर्वघातिनी अनुभाव नहीं है, तो हमने यहाँ पे स्टार नहीं बनाया। अभी क्लियर हुआ? अवधि दर्शनावर्णी देखे। अवधि दर्शनावर्णी हमने देखा जिस प्रकार अवधि ज्ञानावर्णी होता है वैसा ही अवधि दर्शनावर्णी होता है, क्योंकि जो अवधि ज्ञानावर्णी होता है उसके शोभशम से हमारा अवधि ज्ञान प्रकट होता है, और अवधि ज्ञान के साथ साथ ही हमारा अवधि दर्शनावर्णी का भी शयोपशम होता है और हमारा अवधि दर्शन भी प्रकट होता है। ठीक है, तो अवधि दर्शन जिस प्रकार अवधि ज्ञान किसी किसी को प्रकट होता है, किसी को प्रकट नहीं होता। तो प्रकट होता है मतलब आंशिक अनुभाव है, देशघातिनी अनुभाव, आंशिक रूप से घात हो रहा है। और प्रकट नहीं होता अवधि दर्शनावर्णी, जैसे कि हम जैसे जीव, हमारे अवधि दर्शन अभी प्रकट नहीं हुआ है, तो हमारा सर्वघातिनी अनुभाव है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऑप्शन सर्वघातिनी का आता है, तो यहाँ पे भी हम स्टार बना सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट बचा है हमारा, देशघातिनी प्रकृति है क्या? केवल दर्शनावर्णी प्रकट हो सकता है क्या? नहीं दीदी, केवल नहीं हो दर्शनावर्णी सकता। के जो गुण है वो क्या है? वो पूर्ण केवल रूप दर्शन। से घात करता है केवल दर्शन केवल जो है। दर्शन थोड़ा सा भी प्रकट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मतलब आंशिक घात नहीं। नहीं है। आंशिक घात नहीं है, प्रकट नहीं हुआ है, मतलब सर्वघात है। सर्वघात है मतलब हम सर्वघातिनी में रख सकते हैं, हाँ। तो केवल दर्शनावर्णी को हमने सर्वघातिनी में रख दिया। ठीक है, आप बस ये वाला एक बार फॉर्मूला रख लो। गुण घात, गुण प्रकट हुआ है तो आंशिक घात है और देशघातिनी अनुभाव है। अगर गुण प्रकट नहीं हुआ है तो सर्वघात है, सर्वघातिनी अनुभाव है। ठीक है, आंशिक के साथ में आप यहाँ पे देश भी लिख सकते हो ब्रैकेट में। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लो, और कोई भी चीज को डिफरेंस में बताना है तो उसके स्टेप्स क्या है एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहचानो कि इस प्रकृति के क्षयोपशम से कौन सा गुण प्रकट होता है। क्या वो गुण प्रकट होता है हमेशा, प्रकट हो रहा है? अब सेकंड स्टेप है प्रकट चेक करना। पहला स्टेप हमने गुण चेक कर लिया कि कौन सा गुण है क्षयोपशम से। दूसरा स्टेप है कि वो प्रकट हो रहा है या नहीं। अगर प्रकट हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा, ये सर्वघातिनी। ठीक है, प्रकट हो रहा है, तो प्रकट हो रहा है मतलब कभी कभी प्रकट हो रहा है तो वो देशघातिनी हो गया। और प्रकट नहीं हो रहा, देखो प्रकट हो रहा है का कंपलसरी मतलब कि वो देशघातिनी प्रकृति ही होगी। ठीक है, और नहीं हो रहा मतलब कंपलसरी सर्वघातिनी प्रकृति ही होगी। ठीक है, अब सर्वघातिनी प्रकृति में बिल्कुल सर्वघाती अनुभाव होता है और देशघातिनी प्रकृति में दो टाइप का है। आंशिक रूप में प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है मतलब आंशिक घात है, मतलब देश अनुभाव है, देशघातिनी अनुभाव। और प्रकट नहीं हो रहा मतलब सर्वघातिनी अनुभाव है। ऐसे दो टाइप हो जाते हैं इसके, प्रकट होना और नहीं होना। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा। ठीक है, फिर तो क्लियर ही हो गया हमारा। अगर हमने देख लिया कि वो देशघातिनी अनुभाव है, प्रकट हो रहा है, प्रकट होने के बाद प्रकट हो रहा है तो कभी कभी प्रकट हो रहा है या फिर कभी प्रकट नहीं भी हो रहा है, ऐसा भी होता है। तो अगर कभी प्रकट हो रहा है, यहाँ पे भी टिक है, तो देश है, रॉन्ग है तो सर्व है। ठीक है, जो हमने ये वाला पॉइंट रखा है। ये गुण वाला वापस बताइए, गुण वाला वापस बताइए, प्रकट वाला नहीं, गुण वाला। उससे भी क्लास टाइम खत्म हो रहा है क्या? हाँ, हमारी क्लास का टाइम भी ओवर हो गया है। हाँ, तो मेरे को एक बात करनी थी, 1 मिनट बात करूं? एक बार ये क्लियर हो गया। हम इसमें देख रहे थे कि सबसे पहला जो प्रकट है ना, सबसे पहले हमको देखना गुण वाला पॉइंट है कि गुण कौन सा प्रकट होता है इसके क्षयोपशम से। और जब हमने वो गुण देख लिया तो गुण प्रकट हो रहा है तो आंशिक घात है, आंशिक घात है मतलब देशघाती अनुभाव है।
और प्रकट नहीं हो रहा गुण मतलब सर्वघातिनी अनुभाव है। अब जहां पे आंशिक का ऑप्शन आ जाता है तो उसको देशघातिनी में रख दो, और आंशिक का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो वो सर्वघातिनी में रख दो। क्लियर हुआ? ठीक है, 1 मिनट मैं बात करूं। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा नाम सपना बुरा है, मैं अहमदाबाद से हूँ। हाँ। और मैंने ना ये एग्जाम दिया था कर्म प्रकृति का, उसका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया, तो मेरे को वापस यही कोर्स रिपीट करना है। अभी जो अपन आगे चल रहे हैं ना, ये दूसरा आप वाला। मुझे जो जिस नंबर से हमारी लिंक आती है ना, आप उस हाँ। नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए तो वो मैंने कर आपको। दिया, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ उनसे। क्योंकि आगे कोर्स करने में मतलब नहीं है, मेरा पुराना वाला कोर्स भी बहुत क्लियर नहीं है, तो मैं एक बार आपको उसी को अगर ही ध्यान रिपीट में करना। आप एक बार ग्रुप के मैसेजेस पढ़ सकते हैं। ग्रुप के मैसेजेस में क्लियर बताया है कि आप उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो कि आपको। मैंने फोन किया था मैडम उस नंबर पे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। नहीं, आप कॉल मत करो, एक बार कॉल मत करो, आप उसमें मैसेज ड्रॉप कर दो। वो लोग एक साथ सारे मैसेज देखेंगे कि किस किस को लेना है नया कोर्स या फिर किस किस को पुराना रिपीट करना है। तो आप मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दो, थोड़ा सा टाइम उनको भी दो। हो सकता है कि कुछ चीज में वो लोग एक साथ सारा आउटकम देखना चाह रहे हो। अच्छा ठीक है। और दूसरा बात है, ये जो अपने पेपर जो डिस्कस किया था ना, पेपर जो डिस्कस किया था, जो अपने बोलिए। उसका मेरे को लिंक चाहिए था, वो लिंक नहीं मिल रही है मुझे। आप ग्रुप पे देख सकते हैं, शायद ग्रुप पे मैंने ग्रुप में बहुत खोजा उसको, लेकिन वो ऊपर नीचे समझ नहीं आ रहा है कहाँ है, इतने सारे लिंक्स है ना। ठीक है, तो आप एक बार मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, अगर मेरे को मिलती है तो फिर मैं आपको रिप्लाई करके वो लिंक भेज देती हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा दीदी, एक बात मेरे को पूछना था, जो अभी हम लोग कोर्स कर रहे हैं तो उसका किताब के लिए हम लोग को फिर से फॉर्म भरना होगा क्या कि अपने से आ जाएगी? आवाज ठीक हो गई क्या? बोल रहे कि ये सेकंड कोर्स का जो किताब है वो क्या फिर से हम लोग को फॉर्म भरना पड़ेगा क्या कि अपने आप आ जाएगी? शायद फॉर्म एक और आया था उसका। नहीं, अपने आप ही आ रही है दीदी, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, जिन्होंने उसके अपने आप आ रही है। ठीक है, दीदी थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपके पास भी बुक आने में होंगी। दीदी एक बार आपका नंबर बोल दीजिए, तो कुछ चीजें डिस्कशन करना थी। मैं चैट बॉक्स में और आप लोग अपने डाउट्स बिल्कुल लिख के रख सकते हैं। जो भी एक्सपर्ट क्लास होगी उसमें एक्सपर्ट और अच्छे क्लियर कर सकते हैं, है ना? अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। सॉरी, अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से ज्ञान हमने सीखा, वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रही बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। धन्यवाद सर। अरे लीव करो ना भाई, बैग क्या करते हो?